स्वागत करते हैं कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में जब है तो हम यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शख्सियतों को आपके सामने लाते रहते हैं। और इसी क्रम में आज आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, ब्रह्म सरोवर पर मैं हूँ। ब्रह्म सरोवर पर जब हम पहुंचे तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक युवा कवि है। कवि हैं, वो लेखक भी हैं, बहुत अच्छी रचनाएं वो गढ़ते हैं। आपने नाम सुना ही होगा, युवा कवि है वीरेंद्र राठौर। वीरेंद्र राठौर हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत करता हूं कंचन टीवी पर आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कंचन टीवी के तमाम दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं, मैं हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। राठौर जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विधा में आना कैसे हुआ? देखिए, इस विधा में मन नहीं था, एक्सीडेंटल आना हुआ, अचानक से आना हुआ। और कविता के साथ आपकी जो एक कश्मकश रहती है वो ऐसे ही रहती है कि कविता आप लिखने बैठेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, वो अचानक से एक अंदर भाव उठता है और आप उसे लिख देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और पिछले 4-5 वर्षों से मंचों पर हूँ और हिंदी माँ की सेवा कर रहा हूँ। सबसे छोटा बेटा हूँ, तो एक कोशिश की भांति हूँ। ये काल तय करेगा कितना कामयाब रहता हूँ। तो समय के साथ साथ चल रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ। लोग सुन रहे हैं, मोहब्बत मिल रही है, देखते हैं कहाँ तक बात पहुँचती है। मोहब्बत का जिक्र आया है। अक्सर कहा जाता है कि आप गजल या शायरी, कविताएं तब करने लगते हैं जब आपका दिल टूटता है, कहीं ना कहीं धोखा खाया हो प्यार में। क्या कविराज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? मेरी कविताओं पर भी कहीं ना कहीं, मेरी रचनाओं पर भी कहीं ना कहीं प्रेम का असर है, प्रेम का असर रहा है। क्योंकि जब आप कॉलेज में, विश्वविद्यालय में और स्कूल में जब आप होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस दौर से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का लेकिन रहा है जरूर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी बात पर मैं मोहर लगाता हूँ कि थोड़ा थोड़ा असर मेरा रहा है, बिल्कुल रहा है। जी। अक्सर देखा जाता है कि जो कवि होते हैं उनकी हिंदी पर पकड़ अच्छी होती है। आप कविताएं करने लगे तब हिंदी पे पकड़ अच्छी हुई है, या हिंदी पे पकड़ अच्छी थी तो कविताएं करने लगे हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं जी। आपकी हिंदी पर पकड़ होगी तो आप कवि हो पाएंगे, और कवि हैं तो आपकी हिंदी पर पकड़ है। ये बातें एक दूसरे से कोरिलेट हैं, संबंध है इनका अच्छा। और मेरे साथ ये है कि जो मेरा बेस है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मैं मंच आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसके बारे में दुनिया जानती है, वो किस प्रकार का विद्यालय है, किस प्रकार का परिसर है और हमें किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराता है। तो मेरी आज जो हिंदी है, जो भी मैं हिंदी में अच्छा बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ, भाषा का विद्यार्थी, वो वहाँ से मुझे मिला है। और इन दिनों मैं वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से MA हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो भाषा पर कहीं ना कहीं पकड़ है भी, और कोशिश है कि धीरे धीरे और अच्छी हो सके, और अच्छी सुधार। जी। देखिएगा, मैं दर्शकों को बता दूं कि साधारण से परिवार से आने वाले वीरेंद्र राठौर कविताएं करते हैं और बड़े बड़े मंचों पर उनको जाने का मौका मिला है। बहुत सारे मंचों पर अक्सर अगर आपकी प्रोफाइल पर जाया जाए तो वहाँ दिखता है कि काफ़ी बड़े बड़े मंचों पर भी आप गए हैं। उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, मैं हरियाणा से बाहर तो गया नहीं हूँ। और हालांकि मुझे आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जो हमारे देश के बड़े विख्यात कवि हैं, उनके ऑफिस डिजिटल खिड़की से भी मुझे न्योता है कि आप गाज़ियाबाद आएँ, वहाँ कविताएं पढ़ें। लेकिन कुछ पारिवारिक दिक्कतें हैं, कुछ बैकग्राउंड का थोड़ा सा है, मुझे इजाज़त नहीं है। क्योंकि 4 बहनों में अकेला हूँ, तो अभी थोड़ी सी उस हिसाब से दिक्कतें हैं कि जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन शहर में मैंने जरूर 3-4 राष्ट्रीय कवि सम्मेलन किए हैं। शहर के जो बड़े बड़े महनीय लोग हैं, महनीय कवि हैं, डॉक्टर्स हैं, PhD हैं, उनके साथ कविताएँ पढ़ने का मौका मिला है। और उत्तराखंड की कवित्री हैं आदरणीय गौरी मिश्रा जी। 2019 में शहीदों की स्मृति में कवि सम्मेलन हुआ था ब्रह्म सरोवर के तट पर ही, मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में। तो वहाँ मुझे काफ़ी बड़े कवियों का आशीर्वाद, उनका स्नेह मिला था। तो अब हिंदी दिवस आने वाला है सितंबर में, तो वहाँ एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, उसमें मैं पहले ही बुक हूँ। जी। तो देखते हैं समय के साथ साथ कहाँ बात पहुँचती है और कवि सम्मेलनों का इस प्रकार से चलना जारी। बिल्कुल, हम भी देखना चाहेंगे बात कहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन बात पहुँची है कुमार विश्वास पर। आपको काफ़ी पसंद है, आपके फेवरेट भी कहे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कविताई में उन्हीं का पुट देखने में आता है। मुझे ही नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लड़के लड़कियों को उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है। और मैं उनको 2010-11 से सुनता आ रहा हूँ। और मेरी कविताओं पर, मेरे निजी ज़िंदगी पर उनका काफ़ी ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। और मैं निजी रूप से उन्हें मिला भी हूँ। 2 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कवि सम्मेलन हुआ था, गीता जयंती पर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर। तो मैं तब उनसे मिल पाया था और उनकी वजह से ही भाषा से कहीं ना कहीं प्रेम हुआ है। और कोशिश है एक कि साहित्य की सेवा की जाए इस माध्यम से, और अच्छा लिख लिया जाए, अच्छा पढ़ लिया जाए, और उसी माध्यम से, फिर मंच के माध्यम से अच्छा गुनगुना लिया जाए। तो यही एक कोशिश है और सर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो सर का बहुत उदार है
तो सर का बहुत बहुत आभार भी है। जब पहली बार उनसे मिले तो किस तरह का उनका आपको लेकर किस तरह का उनका रिएक्शन था, या कितने आप तो उनसे प्रभावित रहते हैं, क्या आप भी उनको कहीं ना कहीं कोई छाप छोड़ने में कामयाब रहे अपनी उन पर? देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े कवि होते हैं, इनसे मिल पाना ही बड़ा मुश्किल है। और मैं ये स्वप्न पिछले 4-5 वर्षों से मैंने पाल रखा था कि मैं सर से मिलूंगा, और नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कुछ उनके सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं, कुछ उनके आसपास जो सिक्योरिटी का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त रहता है। लेकिन आखिरकार ईश्वर ने मेरी सुनी और 8 दिसंबर 2019 को कुरुक्षेत्र में मैं उनसे मिल पाया। और बड़ी खूबसूरत सी याद है, जब मैं उनसे मिल पाया तो उनका टाइम था 5 बजे का और वो निर्धारित समय से 45 मिनट लेट थे। तो वो 5:45 के आसपास कुरुक्षेत्र में पहुंचे और मैं तब तक पूरी उम्मीद छोड़ चुका था मैं कि शायद सर का कार्यक्रम कैंसिल हो गया या किसी कारणवश रह गया है। तो जब मुझे अचानक से दिखा कि काले मर्सिडीज आ रही है और उस पर दिल्ली का नंबर है, तो मुझे लगा कि मैं क्या शायद उम्मीद की किरण जो थी वो कहीं ना कहीं बात बन रही है। तो सर जैसे ही गाड़ी से उतरे तो उनको देख करके मेरी आंखों से आंसू बह गए, क्योंकि जिस व्यक्ति को आज तक स्क्रीन पर देखा हो, आपने टीवी पर देखा हो, अखबारों के माध्यम से देखा हो, और वो आपके एकदम सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो उनके सामने फिर मैंने एक ऐसा काम किया कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इनसे साधारण रूप में मिल लूंगा तो शायद अच्छा नहीं होगा। मैं इनके सामने इनकी पंक्तियां गुनगुनाता हूँ। तो मैंने सर के सामने उनकी 4 पंक्तियां हैं। क्या रिएक्शन था उसका? उनका रिएक्शन था कि उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और सामने कैमरा था, कैमरे ने फोटो भी उतारी और सर का बड़ा प्रेम। और सर ने मुझे कहा कि थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान दें, मेहनत करें, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छी आपकी आवाज़ है और मेहनत करें, खूब आगे जाएंगे। तो एक नई ऊर्जा मिली होगी उस दिन से आपको? जी बिल्कुल, उस दिन के बाद से नई ऊर्जा मिली और सर के साथ तस्वीर आई। फिर मैंने उस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया के तमाम जो मेरे अकाउंट हैं उन पे मैंने प्रोफाइल के रूप में सेट किया। तो एक अलग ही दुनिया उस दिन के बाद से मिल रही है, एक अलग ही हवा चल रही है और कविताओं में भी एक अलग सी कहीं ना कहीं प्रवाह है, एक अलग भाषा मिल रही है। तो अच्छा, शुक्रिया सर का बड़ा। वही मैं जानना चाहूंगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए कोई प्यारी सी पंक्तियां, प्यारी सी कविता गुनगुना दीजिए। मेरी 4 सिग्नेचर पंक्तियां हैं जिन्हें मैं हमेशा सर्वोपरि रखता हूं, हर मंच पर पढ़ता हूं। और इन दिनों जैसे कि समरसता, सहयोग और सौहार्द कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, और जहां कोरोना का समय चल रहा है, तीसरी लहर का भी अंदेशा जताया जा रहा है। तो ऐसे समय में 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि ले चले प्यार का ये समा दूर तक, चांद की शाम होने वाली है, चांद का दीदार हमें होने वाला है, तब कह रहा हूँ कि ले चले प्यार का ये समा दूर तक, चांद की चांदनी है जहां उस तलक, गीत गाते रहे प्यार से प्यार के कारवां, ये बने दूर से दूर तक कारवां, ये बने दूर से दूर तक। शुक्रिया। बहुत बहुत को इस प्यारे से कविता पाठ के बाद दर्शकों को समझ आ ही गया होगा कि क्यों कंचन टीवी यहाँ तक खिंचा चला आया। एक कशिश है इनकी कविताओं में, वो खुद लिखते हैं, खुद वो गुनगुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ से लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, लिखने की प्रेरणा आपको समय देता है, वक्त देता है। और मैंने जैसे पहले ही बताया, मेरा मन नहीं था कविताओं में, और ना कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा कोई व्यक्ति रहा है जो मंचों से जुड़ा हो। अचानक यहाँ पर आना हुआ और फिर जब कोशिश की तो उसके बाद फिर बात बनती चली गई, और अब तो लोगों का काफ़ी स्नेह, काफ़ी आशीर्वाद मिल जाता है। तो अब इसी तरफ निकलने का मन है, इसी तरफ अपना कहीं ना कहीं मुकाम बनाने का मन है और एक अच्छा करने का प्रयास है। क्या चाहते हैं कि जब आप कविता करने बैठते हैं, युवाओं को प्रेरणा देने की कविता करते हैं या फिर प्रेम रस की कविताएं ज़्यादा करते हैं? देखिए, अगर रस की बात करें तो श्रृंगार पर मैं महत्वपूर्ण विशेष रूप से लिखना पसंद करता हूँ, लेकिन खुद एक युवा हूँ, जागरूक युवा हूँ, समाज में रहता हूँ, तो देश के मुद्दे भी कहीं ना कहीं मेरी कलम से अछूते नहीं रहते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे आसपास जो भी विषय है, पेड़ पौधों का हो, पशु पक्षियों का हो, नदियों का हो, पर्यावरण का हो, माँ का हो, बहन का हो, बेटी का हो, या शहीदों का हो, देश का कोई भी मुद्दा हो, कोशिश रहती है कि हर मुद्दे पर लिखा जाए। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात की है। आज ही दर्शकों को बता दूं, ओलंपिक शुरू हुए हैं और एक बहुत बड़ा दल, युवा खिलाड़ियों का बहुत बड़ा दल ओलंपिक में जा रहा है। उनको ऊर्जा भरने के लिए, उनको पुशअप करने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए
कुछ पंक्तियां हमारे खिलाड़ियों के लिए गुनगुनाएं। यशपाल जी, मैं आपका आभारी हूँ, बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया। और जापान के टोक्यो में इस बार ओलंपिक है और आज से ही वो शुरू हो रहा है 23 जुलाई से। तो भारतीय दल जो वहाँ पर पहुँचा है बड़ी उम्मीदों के साथ पहुँचा है और देशवासियों को जहाँ कोरोना की बीमारी ने कहीं ना कहीं परेशान किया है, ऐसे में अगर वो पदक लाएंगे, स्वर्ण लाए, कांस्य लाए, रजत लाए, वो इस बीमारी पे कहीं ना कहीं मरहम का काम करेगा। तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो भी बेटियां भारत की गई हुई हैं, भारत के जो बेटे वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने, भारतीय तिरंगे का प्रतिनिधित्व करने विदेश में गए हैं, 7 समंदर पार गए हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उनके लिए विशेष रूप से 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हम रोज गिरेंगे रोज उठेंगे, दास्ता अपनी लिखते चलेंगे। हम रोज गिरेंगे रोज उठेंगे, दास्ता अपनी लिखते चलेंगे। मुरझाना हमारा नसीब नहीं, कमल की तरह खिलते चलेंगे और चेहरों की मुस्कान बनेंगे, चेहरों की मुस्कान बनेंगे, ऐसी हम पहचान बनेंगे। बहेगा स्वदेश प्रेम जहां, हम ऐसा हिंदुस्तान बनेंगे। बहेगा जहां स्वदेश प्रेम, हम ऐसा हिंदुस्तान बनेंगे। और उन सभी को जो भारतीय तिरंगे का प्रतिनिधित्व करने टोक्यो में गए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन सभी हाथों को, उन सभी बाजुओं को ईश्वर और ज़्यादा सामर्थ्य दे, ताकि वो भारतीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं और ज़्यादा, भारतीय युवाओं को, भारतीय बेटियों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा गौरवान्वित कर सके अपने खेल की बदौलत। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, अग्रिम शुभकामनाएं हैं, ताकि वो अच्छा कर सके। जी, आपने एक ऐसी विधा को चुना है जिसमें अक्सर कहा जाता है कि भुखमरी के शिकार कवि या कलाकार होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपने गलत दिशा चुनी है? परिवार ने कभी नहीं कहा, क्या आपके मन ने कभी नहीं कहा कि शायद क्या भरण पोषण मैं कर पाऊंगा परिवार का इस विधा में? देखिए, ये थोड़ी सा काफ़ी संजीदा प्रश्न आपने उठाया है और परिवार वालों का हमेशा से विरोध रहा है, सभी का रहता है, क्योंकि थोड़ी सी इस प्रकार की लाइन हो जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सरकार है और जो भी हिंदी विभाग के लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर इस वक्त हैं, जो हिंदी का कार्य देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम जो भी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। और राष्ट्रीय भाषा को कहीं ना कहीं अगर कोई मंच के माध्यम से या उसकी सेवा कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लेके जा रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, तो सरकारों का और विभाग के लोगों का कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बन जाता है। मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ हैं, हिंदी के आदरणीय कवि हैं, बड़े महनीय कवि हैं, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जहां हम ब्रह्म सरोवर पर हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं इन्हीं पंक्तियों को जहन में लेकर के लगातार कोशिश कर रहा हूं। और जो भी ईश्वर ने लिखा होगा वो तो खैर मिलेगा ही, लेकिन एक जिद है कि कुछ अच्छा नसीब में, अगर कुछ अच्छा नहीं भी होगा तो उसे भी पा लेने की जिद है। इसी कोशिशों के साथ लगातार बढ़ता जा रहा हूँ। और राठौर जी, चाहेंगे आपसे भविष्य की क्या परियोजनाएं आपकी रहने वाली है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भविष्य की परियोजनाएं इन दिनों तो जैसे कोविड का चल रहा है, गैदरिंग के कोई भी कार्यक्रम नहीं होते हैं, तो जैसे जैसे कार्यक्रम रहेंगे उनमें रहेगा ही। और मेरी एक कोशिश है, मैं पिछले 3-4 महीनों से नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे देश का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा संगठन है, और उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें कम करने का प्रयास करते हैं। और 1972 से ये कहीं ना कहीं भारत में चल रहा है, तो मैं पिछले 3 महीनों से उससे जुड़ करके कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। एक तरफ तो मेरा कविताओं वाला चल ही रहा है, उसके माध्यम से मुझे कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। और हम घर घर जाकर के, गली गली जाकर के परिवारों से जुड़ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों 26 जून को नशा विरोधी दिवस था, तो नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ही मैं एक वॉलंटियर के रूप में वहाँ कार्यरत था, और मुझे लोगों के बीच में जाकर के युवाओं से बातचीत करने का मौका मिला, और उन्हें जो नशे के दुष्परिणाम है उनसे अवगत कराने का मुझे अपने माध्यम से मौका मिला। और अभी पॉपुलेशन डे था 11 जुलाई को, तो उस पर जानना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य में कहाँ तक क्या आपने टारगेट अपने लिए खुद के लिए सेट किए हैं? देखिए, हिंदी साहित्य में भी यही है कि अपनी कविताओं के माध्यम से दूर तक बात पहुंचे और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक अच्छी सकारात्मक बात अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में प्रेषित कर ली जाए, जिससे सकारात्मक संदेश पहुंचे। और साहित्य में यही है कि अभी पढ़ाई का अगर मैं बताऊं तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से में हिंदी साहित्य चल रहा है, मेरा आखिरी वर्ष है, अभी परीक्षा देनी है। उसके बाद हिंदी की सेवा लगातार चलती रहेगी, और मेरी कलम जो भी मुझसे लिखवाती रहेगी, जो भी ईश्वर लिखवाता रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। और कोशिश यही है कि अच्छा लिख लिया जाए, अच्छा पढ़ लिया जाए, तो अच्छा लिख लिया जाए, और समाज में अच्छा संदेश दे लिया जाए, तो जी यही चलता रहेगा। देखिएगा, मैं दर्शकों को बता दूं, अगर आप वीरेंद्र राठौर की कविताएं सुनना चाहते हो तो इनका अपना YouTube पेज है वीरेंद्र राठौर, उस पर आप जा सकते हैं। कविताएं हैं वहां पर, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऊर्जा की, श्रृंगार की खूब सारी कविताएं वो करते हैं। अब यहाँ से
बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि चलते चलते चंद पंक्तियाँ फिर से हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। देखिए, पहले कुछ पंक्तियाँ तो मैं वो सुना देता हूँ जो इस वर्तमान समय में कहीं ना कहीं लोगों को पॉजिटिविटी देने का काम करेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी बड़ी ज़रूरी है। और वो पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ कि काली रात अंधेरा काला जल्दी ही मिट जाएगा, फिर कोई दिनकर उजाला करके हमें राह दिखाएगा। बस तुम सब एकजुट रहो, सभी देशवासियों से कह रहा हूँ, बस तुम सब एकजुट रहो, किसी से न द्वेष करो। संकट का ये समय बुरा है, अपने आप कट जाएगा। संकट का ये समय बुरा है, अपने आप कट जाएगा। और आखिर में मैं चलते चलते श्रृंगार का एक बिल्कुल नया गीत सुना रहा हूँ। और हमारी ज़िंदगी में महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी ज़िंदगी का सृजन और इस सृष्टि का सृजन कहीं ना कहीं महिलाएं करती हैं। महिलाएं हमारी ज़िंदगी में 4 रूपों में, 4 किरदारों में है। वो माँ के रूप में है, प्रेमिका के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटियों के रूप में है। तो मैंने इन्हीं 4 किरदारों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक गीत बुना है। बिल्कुल नया गीत रचा है, कहीं नहीं पड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस वीडियो के माध्यम से पहली बार लोगों तक बात पहुँचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनेगा कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। और सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में प्रकृति का जो लय लास्य हमें देखने को मिलता है, जो लालित्य हमें देखने को मिलता है, बारिशें होती हैं और पतझड़ ऋतु चलती है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, फूल झड़ते हैं। तो उसी संदर्भ में ये कविता है, सुनेगा कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। पहला बंद समर्पित करता हूँ दुनिया भर की माताओं के चरणों में, अपनी माँ के चरणों में। सुनेगा कि बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, तेरे होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं। तू कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, तू कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, सब कुछ ही तो तुम्हारा है। चारों धाम तेरे चरणों में, जग भर में उजियारा है। तुमसे कोई प्यारा नहीं है, तुमसे कोई प्यारा नहीं, ये कहता हूँ नजारों से। पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। दूसरा बंद समर्पित है प्रेमिका को, और 14 फरवरी को मेरी सगाई हुई है, आपके दर्शकों को बता दूं मैं। और उसी संदर्भ में लिखा है, प्रेमिका तक बात पहुंचे तो सुनेगा कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है। पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है। मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। नयन तुम्हारे। दूसरा बंद मैं सुना रहा हूँ, ये प्रेमिका को समर्पित है और 14 फरवरी को जैसा कि मेरी सगाई हुई है तो उन्हीं को समर्पित है। सुनेगा कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है। मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है। मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। नयन तुम्हारे नयन नहीं है, नयन तुम्हारे नयन नहीं है, जैसे कोई बुलावा है। इनमें मेरा प्रेम बसा है, बाकी सब छलावा है। जीवन पथ आसान हो जाए, जीवन पथ आसान हो जाए, गुजरो तुम गलियारों से। पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से। पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे
फूलों को बहारों से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कविराज कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। और आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस कैमरे के माध्यम से, आपके इस माइक के माध्यम से और विशेष रूप से आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाज में बड़ी बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है और वहाँ तक आप अपने कैमरे को लेकर के जाएं, अपने इस रोशनी को लेकर के जाएं ताकि उनकी बात पहुँचे। मैं तो एक बिल्कुल अकिंचन सा हूँ, कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश की भांति हूँ। मेरे से भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो अपने अपने फील्ड में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और आप अपने कैमरे की रोशनी उन तक पहुँचाएंगे, उस अंधेरे में अपनी रोशनी अगर आप पहुँचाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और उनके माध्यम से फिर उनकी प्रतिभा को खुशी होगी और लोग सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी। आखिर में जाते जाते 4 पंक्तियाँ और उन्हीं सभी लोगों को, उन्हीं सभी युवाओं, बच्चों को जो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं जीते तो हार भी कहाँ जाएंगे, जीते नहीं तो हार भी कहाँ जाएंगे, कोशिशों से पार लगी हैं हम भी लगाएंगे। और ऐ जिंदगी आ कुछ देर गले लग जा, ऐ जिंदगी आ कुछ देर गले लग जा, हम अभी हैं बार बार कहाँ आएंगे, हम अभी हैं बार बार कहाँ आएंगे। तो इन्हीं सभी सकारात्मकताओं के साथ कंचन टीवी का और आप सभी दर्शकों का और विशेष रूप से यशपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, हम हमेशा राजनीतिक व्यक्तियों को आपके सामने लाते हैं तो हमें भी बड़ा अलग सा फील होता है, लेकिन जब इस तरह के कलाकार को आपके सामने लाते हैं, कला के धनी हैं, सरस्वती उनके कंठ में विराजती है और अच्छा काम कर रहे हैं। और हमसे वो निवेदन करते हैं कि हम इस वीडियो को देख रहा है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।